नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो हमने कल आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में पहला वीडियो प्रोवाइड कराया था, आज इसी का सेकेंड वीडियो हम लोग करेंगे। जब तक एग्जाम आपका स्टार्ट नहीं हो जाता, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं मदद करूंगा इस सीरीज के माध्यम से, क्योंकि मैंने रेलवे के लिए 2 सीरीज पढ़ा दिया है और ये 2 सीरीज पूरे 2025 में जितने भी रेलवे की एग्जाम होगी, यही दोनों सीरीज में जो है काफ़ी है हमारे और हमारे बच्चों के लिए। मैं दुनिया को नहीं जानता, अगर आप विश्वास करके आप टुडे एग्जाम का कंटेंट पढ़े हो, एक से अधिक सीरीज को आपने पढ़ लिया है, तो इंडिया के किसी भी एग्जाम में जहाँ पे जीके जीएस पूछी जाती होगी, आपका जो है रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, 3 प्रॉब्लम है मेरे साथ। सबसे पहले यहाँ पे बिना इंटरटेनमेंट की पढ़ाई होती है तो जमावड़ा कम होता है, भीड़ कम होता है। दूसरी प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मैं कंटेंट उस लेवल का रखूँगा जो एग्जाम में आएगी, तो अधिकांश बच्चे को समझ में ही नहीं आता है। उनको चाहिए महात्मा बुद्ध की जन्म लुम्बिनी और प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था वो, ठीक है। तो भाई उस हिसाब का क्वेश्चन पढ़ना है। लॉलीपॉप कब तक चाटते रहोगे, है ना, कब तक अपने मन को झुठलाते रहोगे कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो तुमसे एग्जाम नहीं निकलने वाला, करवा सकता है। आज के डिमांड पे पढ़ो, है ना। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ जी, अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो माफ़ करना, है ना। इसके अलावा तीसरी क्या प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम है कि मेरी जो वीडियो होती है बहुत छोटी नहीं होती, लेंदी होती है, क्योंकि मैं कंटेंट आपको पूरा देना चाहता हूँ, फैक्ट आपको पूरा बताना चाहता हूँ, कुछ भी पूछे तो आपसे छूटे नहीं। तो ये 3 प्रॉब्लम है। और चौथा जो मेजर प्रॉब्लम है, मुझे थंबनेल नहीं बनाने आता है कोई भी अट्रैक्टिव, जैसे ऊपर में लिख दिया ऐसा कुछ कि भाई लोग क्लिक करने पे मजबूर हो जाए, ऐसा नहीं आता है और ना करूँगा। तो इसीलिए भीड़ नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट में दम नहीं है गुरु। आप पढ़ के देखिए, आप जो है ज़रूर सफल हो जाएंगे, है ना। और कुछ एक दिन में ही सफल होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, है ना। कुछ ही दिन में, अगर आप 100 दिन मेहनत से पढ़ लेते हो मेरा कंटेंट, तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। इस बात में पूरी सच्चाई है। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा क्या ही बताना, बता बता के अब थक गया हूँ। जिनको मानना है वो सफल हो गए, जो कुछ और मान रहे हैं वो देख रहे हैं, और जो नहीं माने वो चले गए। पहला प्रश्न है हमारा, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। ये जो साबरमती नदी है, यहाँ से अगर आप हिस्टोरिकल टर्म में देखेंगे कि भाई क्या कुछ क्वेश्चन बन पाता है मतलब एग्जाम के अंदर, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन पाता है ना, कि भाई गांधी जी जो दांडी मार्च स्टार्ट किया था, वो कहाँ से स्टार्ट किया था। तो जो गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट किया था, ये आपका साबरमती आश्रम से ही किया था। ये साबरमती आश्रम जो है, ये आपके कहाँ पे हैं, तो ये साबरमती आश्रम आपके गुजरात के अहमदाबाद में है, ठीक है भाई। इनके अलावा दांडी मार्च कब शुरुआत हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च स्टार्ट किया गया था, है ना। इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है जी। तो ये साबरमती नदी जो है आपके अरावली रेंज से निकलती है। ये अरावली रेंज की शुरुआत जो है ये राजस्थान होती है, और अंत जो है ये गुजरात में जाकर के होती है। अरावली नदी से अरावली रेंज से एक फेमस नदी निकलती है जिसका नाम है बनास। और ये बनास नदी का एक खासियत है कि ये सिर्फ राजस्थान में ही जो है विसर्जित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अरावली जब बना होगा, है ना, तो ये बलित पर्वत का उदाहरण था, ठीक है। लेकिन ये वर्तमान में अवशिष्ट स्वरूप में जो है विद्यमान है ना, अवशिष्ट स्वरूप में विद्यमान है, यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है गुरु शिखर हाइट, है ना। और ये गुरु शिखर हाइट की पार्टिकुलर ऊंचाई पूछी जाती है, तो 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाती है। ये कुछ एक बात हमने अरावली रेंज से करा है। मैकाल पहाड़ी में स्थित अमरकंटक चोटी से, है ना, अमरकंटक चोटी से जो है आपका नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी निकलती है। इन दोनों को ध्यान रखना। नर्मदा नदी के बारे में अपना एक विस्तृत कहानी है। सबसे पहले ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, डेल्टा का निर्माण जो है नर्मदा नदी नहीं करती है।
है ना, इसके जगह पे ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख क्या होता है, डेल्टा क्या होता है ना। इसके अलावा नदी युवा अवस्था में क्या बनाते हैं, बुढ़ापा अवस्था में क्या बनाता है, शुरुआती अवस्था में क्या बनाता है ना। प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी में क्या फ़र्क है, ये सारे के सारे क्लास में हमने करा दिया है, आपको याद होनी चाहिए। तो ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इसके अलावा ये जो है वेस्ट दिशा में फॉलो होती है, ईस्ट टू वेस्ट। इसके अलावा ये रिफ्ट वैली को फॉलो करता है, रिफ्ट वैली को फॉलो करता है ना। तो ये सभी नर्मदा नदी के गुण हैं और ये लास्ट में जो है अरब सागर में गिरती है। और सबसे बड़ी जो पेचीदा इनके साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है कि भाई अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है ना, तो अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत पेनिनसुलर इंडिया की जो लॉन्गेस्ट नदी है ये नर्मदा है। लेकिन खाली ओवरऑल ये पूछा जाता है कि भाई प्रायद्वीपीय भारत में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहते हो गोदावरी है जी। लेकिन ये कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि भाई प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी, तो नर्मदा सिर्फ इसलिए आंसर होता है क्योंकि अरब सागर टर्म जुड़ा हुआ होता है। खाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहेगा तो आपका जो है गोदावरी आंसर करना है। तो ये हमने मैकाल रेंज की बात करा। अच्छा, एक सोन नदी भी यहाँ पर ही बताया था। तो ये जो सोन नदी है, ये जो सोन नदी है ये बिहार में जा करके गंगा में समा जाती है। कहाँ समाती है, गंगा में समाती है। कहाँ समाती है, गंगा में। वो भी किस किस दिशा से, ये पूछा जाता है। एसएससी बड़ा चालाक है। तो आप कहेंगे ये जो है साउथ दिशा से जाकर मिलता है, दक्षिण के दिशा से जाकर के मिलता है। गंगा नदी के बारे में जितना कहा जाए कम है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर कुछ ना कुछ स्वरूप निकाल ही लेता है पूछने के लिए। गंगा की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर अपन कहेंगे। गंगा जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है, लेकिन ये सिंगल धारा नहीं है, ये अलकनंदा और भागीरथी, ये दो जलधारा का मिश्रण देवप्रयाग में होता है और वहाँ से ये गंगा कहलाता है ना। गंगा की प्रथम सहायक नदी इंडिया में राम गंगा नदी है, जहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आजकल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी नाम बदल के राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, यूके उत्तराखंड के अंदर स्थित है ना। और अंतिम भारतीय सहायक नदी गंगा का महानंदा नदी है। तो इन दोनों को भी याद रखना। बाद बाकी गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना नदी है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना। तो ये मैंने दो ऑप्शन का जो है विश्लेषण किया है। तीसरा है पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से। देखिए पश्चिमी घाट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपको बता दूं, पश्चिमी घाट भारत के 4 हॉट स्पॉट में एक प्रमुख है, ठीक है। ये हॉट स्पॉट एरिया है पश्चिमी घाट। इसकी टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जो भारत के पश्चिमी किनारे के सहारे खड़ा हुआ है ना। इसके अलावा यहाँ से निकलने वाली नदियों में आप जो है गोदावरी को रख लीजिएगा, कृष्णा को रख लीजिएगा, कावेरी को, घाट प्रवाह को, माल प्रवाह को, है ना। ये सब जो है आपके कहाँ से निकलेंगे, पश्चिमी घाट से निकलते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट से। हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा हो गया, यमुना हो गया, कोसी हो गया, कमला हो गया, ये सब जो है आपके कहाँ से निकलते हैं, ये सब जो है आपके हिमालयी से निकलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जनाब कि भाई जो ये हिमालय से निकलने वाली नदी है या जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदी है, उनमें जो है मुख्य डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो हिमालय से निकलने वाली नदी होती है ये आपको जो है सदा नीरा होता है, मतलब सालों भर जो है इनमें जल भरी रहती है। लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया से निकलती है नदी, जो पेनिनसुलर इंडिया से निकलती है नदी, उनमें क्या होता है कि ये वर्षा डिपेंडेबल होता है मैक्सिमम केस में, ठीक है। तो वर्षा के समय में इसमें जल राशि का भराव ज़्यादा रहेगा, जो भी पेनिनसुलर इंडिया से निकलने वाली नदी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, है ना। और जब वर्षा का मौसम खत्म होता है तो नदी की जो है बहाव कम हो जाता है। लेकिन हिमालय के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो है न सिर्फ वर्षा बल्कि जो है ग्लेशियर भी पोषित करता है ना, ग्लेशियर भी पोषित करता है। लेकिन जो पेनिनसुलर इंडिया की नदी है इसको ग्लेशियर नहीं मिलता है, ये सिर्फ
सिर्फ वर्षा पे डिपेंडेबल होता है। तो इस स्लाइड से हमने नदी के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर को समझने की कोशिश करा है। वैसे वर्ल्ड के सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी बताना है, नाइल पर पढ़ते हैं इसे, या हिंदी में इसे नील कहते हैं। लेकिन जल धारण क्षमता के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ी नदी पूछे तो आप जो है अमेजन नदी को आंसर करेंगे। ठीक है भाई। इसके अलावा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मैं ये आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है इरावदी, इरावदी। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा, महावेली गंगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आता है। इरावदी नदी कहाँ बहती है, म्यांमार में, और आपका जो है ये महावेली गंगा ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है ना। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा स्लाइड में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के 57 मतलब 97 संशोधन अधिनियम द्वारा डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा चर्च कर लें, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, चर्च नहीं चर्चा, है ना। तो भैया यहाँ पे डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में वर्णित है और ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें ध्यान रखेंगे। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है ना, तो राज्य को कल्याणकारी पथ पर लाना या राज्य को कल्याणकारी बनाने वाली ऑब्जेक्ट को जो है मतलब बढ़ावा देना, है ना, या फिर कल्याणकारी बनाने में मदद करना। ठीक है भाई। ये जो डीपीएसपी है ना, ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, है ना। इसके अलावा डीपीएसपी में जो है 3 प्रकार की जो है कैटेगराइज है, मतलब अलग अलग जो है विभाजित कर सकते हैं आप। इंडियन संविधान के डीपीएसपी वाले जो पार्ट हैं उनको आप 3 अलग अलग जो है मत में विभाजित करते हैं। गांधीवादी मत होता है एक, गांधीवादी, और एक समाजवादी, एक होता है आपके समाजवादी, और एक आपके होते हैं उदार बौद्धिक। कौन होते हैं भाई, उदार बौद्धिक, है ना। तो ये आप 3 प्रकार के मत से बने हमारे डीपीएसपी। ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया, तो इसका राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का 43 का बी है। 43 का बी जो है ये आपके 97th संशोधन के द्वारा जो है ऐड किया गया था इस आर्टिकल को, और ये आर्टिकल जो है सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई। इनके अलावा जो 43 का ए है, 48 का ए है और 39 का ए है, ये तीनों ही आर्टिकल्स को 42वां संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था। बात करें 43 का ए किससे संबंधित है, तो ये श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है, यानी ये श्रमिक के हिस्सेदारी से संबंधित है। इसके अलावा जो 48 का ए है ये पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है ना, पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। और 39 का ए जो है समान एवं निःशुल्क विधिक न्याय से संबंधित है ना, समान एवं निःशुल्क जो है विधिक न्याय, विधिक मतलब कानूनी से यहाँ पे है ना भाई, सबको एक जैसा समान मिलेगा, मतलब न्याय मिलेगा, इससे है संबंधित 39 का ए। तो ये हमने चारों आर्टिकल के जो है आपका यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड कराया है। अब 42वां संविधान अपने आप में जो है एक प्रकार का बहुत एक किताब लिखा जा सकता है उसके ऊपर, छोटा मोटा 8-10 पेज का, है ना, क्योंकि भाई इसे लघु संविधान भी कहा गया है। 42वां संविधान जो है इसे अपना लघु संविधान भी कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है ना। ये कब होता है 42वां अमेंडमेंट, तो ये 1976 में होता है। मोटे मोटे तौर पे जो 2-3 चीज है ये आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अखंडता शब्द, है ना, अखंडता शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और समाजवादी शब्द, ये कब ऐड किया गया, तो ये ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1996 में। यही 42वां संविधान संशोधन है जहां से आपको, है ना, भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा चीज फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड होता है। इसी के अनुसार फंडामेंटल ड्यूटीज का भी एक अपना कहानी है जी। देखिए ये जो है एसएससी वाली कमेटी के अनुसार जोड़ा गया था। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, स्वर्ण सिंह कमेटी है।
लेकिन ये स्वर्ण सिंह समिति जो है उन्होंने कहा था कि भाई 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया जाए, इन्होंने जो फाइनलाइज किया था। लेकिन उस समय जो है यानी 1976 में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और वर्तमान में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा, है ना, ये जो है आपका ऐड किया गया था, जो एडुकेशन से संबंधित है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमने कुछ डीपीएसपी के बारे में और 42वां संविधान संशोधन के बारे में आपको जानकारी दिया है। 42वां संविधान संशोधन के तहत एक और मेजर चीज हुआ था कि भाई जो संसदीय कार्यकाल है उसको इंक्रीज कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था, यानी 6 साल का कर दिया गया था, पुनः इसे बैक कर दिया गया बाद में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दादा आपके बांग्लादेश। कौन हो जाता है? बांग्लादेश। सबसे पहले एक बार एनटीपीसी का एग्जाम जो है मैंने भी दिया था 2012 के करीब, है ना। तो वहां पे जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे, इस बंगाल की खाड़ी को देखने के बाद मुझे याद आ गया ये बंगाल की खाड़ी क्या है। बंगाल की खाड़ी क्या है? ऑप्शन में दिया गया था खाड़ी, समुद्र, इस प्रकार से। तो भाई बंगाल की खाड़ी क्या है? एक प्रकार का समुद्र ही तो है, हिंद महासागर का पार्ट है। तो ये क्या है? समुद्र। यहाँ पे हमें राइट आंसर उस समय करना था, ठीक है भाई, कि ये भी थे एक्चुअली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बाद बाकी और कुछ नहीं बताना यहाँ से जी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन राइज होती है कि भाई ये अंडमान सागर, देखो मेरे पास ना जो लिंक करने का वो है पिन, इतने सारे पिन हैं और इतने सारे क्वेश्चन पर सेकेंड में, मतलब सेकेंड के 100वां भाग में ऐड करते जाऊंगा। हर अक्षर से क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बक रहा हूँ। और ये फ्लो कब आएगा आपको? जब आप मन से पढ़ते हो, लिंक करना समझते हो चीज़ों को। और जब तक ये नहीं करोगे ना कि भाई 100 एमसीक्यू पढ़ लिए, मेरा तो गदगद हो गया, उससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। अभी तक 3 ही क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, करीब 100 बात तो बता दिया होगा, है ना। तो ऐसे पढ़ना होगा। तो तुम्हें क्यों नौकरी होगा भाई? 32 लाख फॉर्म भर रहे हैं, तुम्हें ही क्यों होगा, दूसरे को क्यों नहीं होगा, है ना। तो तुम्हें इसलिए होगा कि तुम्हें स्पेशल करना पड़ेगा, है ना। तो कब करोगे? ठीक है भाई, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ये देखिए अंडमान सागर, अंडमान सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी हो गई, अरब सागर हो गई। ये सभी क्या है? ये सब हिंद महासागर के पार्ट है, यहाँ से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आपका बांग्लादेश है। ये जो थाईलैंड है ये अभी बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाले हैं, मैंने हाल में ही आपको ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाया है। बिम्स्टेक, है ना, बिम्स्टेक, 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 है ना। तो इसकी अध्यक्षता जो है अब थाईलैंड किया था, माफ कीजिए, थाईलैंड किया था इस बार 2025 में। अब ये गलती हो जाता सरासर जी, 2025 में इन्होंने थाईलैंड जो है अध्यक्षता किया था बिम्स्टेक का। शिवानवात्रा वहाँ की प्रधानमंत्री थी उस समय, अब नहीं है ना। और जो बिम्स्टेक की आगामी अध्यक्षता सौंपी गई है ये भी बांग्लादेश को ही सौंपी गई है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको आंसर याद रखना है ना, कि बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता भी बांग्लादेश, और बिम्स्टेक का भी जो आगामी बैठक होगा उनका भी अध्यक्षता कौन करेगा? बांग्लादेश ही करेगा। 2 वर्ष के लिए सौंपा गया है ना भैया। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। बाद बाकी यहाँ से अगर 4 हमारा पड़ोसी देश है तो मेरा मन है कि मैं पड़ोसी का कुछ हाल चाल आपको दे दूं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं, ठीक है भाई, है ना। अंत में विजय वही हुआ है जिन्होंने पसीना से लिबास को भिगाया है। तुम चाहते हो मैं 8-10 सेकेंड यहाँ पढ़ लूँ, फिर नीचे कोई दूसरा वीडियो ब्लिंक कर रहा है उस पर एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ, इसके बाद में देखूंगा, तो वो बाद कभी नहीं आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये जो बांग्लादेश है इनसे क्या क्या पूछा जाता है। इसकी तो राजधानी पूछा जाता है ढाका। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसका राष्ट्रीय फ्रूट कटहल। इसका राष्ट्रीय जो गान है, मतलब गीत है, जनगण मन, है ना, जनगण मन। इसके अलावा बांग्लादेश से और क्या पूछा जाता है? सबसे लंबी इंडिया की सीमा बांग्लादेश के साथ 4096.6 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश की मुद्रा पूछा जाता है टका, ठीक है। तो ये कुछ बांग्लादेश के बारे में पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा ये थाईलैंड है, थाईलैंड बहत, थाईलैंड बहत।
इसके अलावा इसे कौन से हाथी का देश कहा जाता है? काला हाथी का देश कहा जाता है ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा, ये तो बचपन से ही पढ़ते आते होंगे थाईलैंड के बारे में। इनके अलावा ये म्यांमार है। यहाँ पे मैंने अभी एक नदी बताई थी, इरावदी या इरावती। इसके अलावा इसको पहले कहा जाता था बर्मा, ठीक है। इसकी जो राजधानी है नेपिता, नेपिता इसकी राजधानी है, किसकी? म्यांमार की। इसके अलावा जो म्यांमार है ना, नदी बता ही दिया ना, ठीक है। यही तीनों चीज़ यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और क्या ही पूछे जाते हैं। भाषा कौन सा बोला जाता है वो पूछा जाता है, तो बर्मी, बर्मी जो भाषा है यहाँ पे बोला जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पे है श्रीलंका, श्रीलंका है ना, श्रीलंका में कौन सी भाषा अपन बोलेंगे? सिंहली, सिंहली भाषा बोलते हैं, है ना। और तमिल भाषा भी बोलते हैं श्रीलंका में, सिंहली और तमिल दोनों होता है। श्रीलंका की आज़ादी का दिवस पूछा जाता है 1948, 4 फरवरी 1948। इसके अलावा श्रीलंका में एगो बंदरगाह है जो काफ़ी पॉपुलर बंदरगाह है, हम्पनटोटा। श्रीलंका में जाफना प्रायद्वीप है। श्रीलंका में एलिफेंटा पास है। श्रीलंका में भारत और श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य से जो है विभाजित है, या मन्नार की खाड़ी से विभाजित है, ठीक है। श्रीलंका में घास के जो मैदान होते हैं उसे पटाना कहा जाता है। श्रीलंका के नई राजधानी जो है जयवर्धनेपुरा कोट्टा हो गया है, ठीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल भी जो है कटहल है। श्रीलंका का जो मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया है, ठीक है। तो ये कुछ एक बात श्रीलंका के बारे में याद रख लेना। और ये जो है हिंद महासागर में स्थित जो है आइलैंड है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था? तो जो प्रारंभ में शामिल किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन में, ये आपका किया गया था गुरुजी 100 शहर का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100 शहर हो जाएगा। बात करें स्मार्ट सिटीज मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये मोदी सरकार का स्कीम था, और ये शुरुआती काल में आया था 2015 में। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, ये 2015 में यह योजना की शुरुआत किया गया था, जो शहरों को जो है 100 शहर का कायाकल्प करने के लिए लाया गया था। इस योजना के तहत जो अंतिम शहर था, यानी 100वां शहर था, ये आपका कौन सा शहर था? शिलांग। कौन सा शहर था? शिलांग। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, जो शिलांग था ना, ये 100वां स्मार्ट शहर बना था इंडिया के अंदर, ठीक है भैया। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना, वाइब्रेंट 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 विलेज, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यहाँ से भी मैंने बता रखा है, और ये क्वेश्चन आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे, और कई बार पूछे जा चुके हैं। इसकी शुरुआत 2023 में हुआ था, और ये जो चाइना से सटे हुए भारत का क्षेत्र है ना, चाइना से सटे हुए भारत का क्षेत्र है, उस राज्य में ही जो है ये एप्लीकेबल था। यानी ये अरुणाचल प्रदेश में एप्लीकेबल था, हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा ये सिक्किम के अंदर था, लद्दाख के अंदर था, और उत्तराखंड के अंदर था। ये सभी के सभी चाइना से टच होने वाले जो है भारतीय क्षेत्र है। एक यूटी है और बाद बाकी स्टेट है। तो यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कार्यक्रम चलाया गया था, और इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। आपसे अगर कोई पूछे कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो अरुणाचल प्रदेश की किबुथु गांव से हुआ था ना, किबुथु गांव। ये वही किबुथु है जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु को अपन किबुथु कहते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु को अपन गौहर मोती या गोहार मोती कहते हैं, ठीक है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को अपन इंदिरा कौल कहते हैं, इंदिरा कौल, ठीक है। और सबसे दक्षिणी बिंदु को अपन इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी भूमि कहेगा तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी होगा। तो ये हमारा जो है चारों दिशाओं में पूर्वी पश्चिमी उत्तरी बिंदु अपने इंडिया के याद रखना है। उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज़ सेम रूप में पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में था, उत्तरी बिंदु मांडा ये जम्मू कश्मीर में था, दक्षिणी बिंदु दायमाबाद ये महाराष्ट्र में था, और सबसे पश्चिमी बिंदु सुरकोतदा ये पाकिस्तान में था। तो ये अपना सिंधु घाटी सभ्यता का है, और ये अपना इंडिया का पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी बिंदु है। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बताया, और ये स्मार्ट सिटीज मिशन के बारे में बताया हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, है ना। मेरे को स्लाइड चलाने नहीं आ रहा है,
मैं बहुत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बहुत ही हल्का क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, मैं बता दूं ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है आपके एनटीपीसी एग्जाम में पास्ट में पूछे जा चुके हैं। मेरे ख्याल में ये प्ले में है, तो मेरे ख्याल में मई या अप्रैल में हुआ होगा ये एग्जाम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना, है ना, जल का उबलना, कागज का काटना, बर्फ का पिघलना। देखिए ये क्वेश्चन को याद नहीं करना होता है, फुल रूप से आपको समझना होता है। जितने भी साइंस की पोर्शन है उसमें समझने में ज़्यादा ध्यान दिया कीजिए, ज़्यादा दिन टिकेगा। खाली याद कर लेंगे ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका लकड़ी का जलना क्यों रासायनिक परिवर्तन है, बाद बाकी क्यों नहीं है रासायनिक परिवर्तन, तो इसका एक छोटा सा डिफिनीसन है और अपने अंदाज में याद रखना है कि भाई कोई भी ऐसी परिवर्तन, कोई भी ऐसी बदलाव जो पुनः प्रारंभिक स्टेज में वापस ना जा सके, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपने एक बार लकड़ी को जला दिया तो वो क्या बन जाएगा? वो राख बन जाएगा, है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ का पूर्ण दहन संभव नहीं है, किसी भी चीज़ का पूर्ण दहन संभव नहीं है। तो भाई यहाँ जो है राख वगैरह बन जाएंगे, है ना, और जो है कार्बन के रूप में अवेलेबल हो सकता है आपका लकड़ी, लेकिन लकड़ी तो नहीं रहेगा जलने के बाद। और जो जलने के बाद जो भी चीज़ बचता है, मान लीजिए राख बचता है, तो ये राख फिर से लकड़ी तो नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। बाद में कि आप जल को उबालो जी, ठंडा होते ही फिर उबालोगे, उस समय भी जल था, हो सकता है वाष्प बन गया हो, लेकिन ठंडा होते ही कंडेंसेट होकर संघनित होकर फिर से जल बन जाएगा। कागज को काटोगे जी तो कागज तो कागज ही है। इसके अलावा बर्फ पिघल गया, जमा दो फिर फ्रीजर में डाल के, ना, प्रारंभिक स्टेज में वापस ला दो। तो ये तीनों प्रारंभिक स्टेज, यानी जैसे जहाँ से स्टार्ट किए थे काम और स्टेज बदलने के बाद फिर से लौट आता है, इसीलिए ये जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। ये तीनों जो है आपके भौतिकी परिवर्तन है, और ऊपर वाला जो है ये रासायनिक परिवर्तन है, इसे ध्यान रखेंगे। हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको बताया था कि जब कोई तत्व, धातु या कोई भी पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के स्टेज से गुजरता है तो उनमें निम्नवत बदलाव हो सकते हैं। उसके तापमान में कम ज़्यादा हो सकता है, उसके स्वभाव बदल सकते हैं, स्वभाव उसका जो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, अवस्था बदल सकता है, अवस्था, जैसे लिक्विड से गैस बन गया, गैस से लिक्विड बन गया। इसके अलावा ऊर्जा में बदलाव हो सकती है, इसके अलावा रंग में बदलाव हो सकती है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये सब चीज़ों जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में ये सारे के सारे चीज़ घटित हो, लेकिन मैक्सिमम चीज़ घटित होता है। रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग प्रकार के होते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ। और जैसा कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, कोई सा भी एग्जाम रहने दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया को आजकल प्रायोरिटी दे रखा है। पहले एक ज़माना था जब आपको किसी भी चीज़ का रासायनिक नाम पूछ लिया करता था, लेकिन आजकल एग्जामिनर इतने से संतुष्ट नहीं है ना। और रहे भी कैसे, क्योंकि भाई एक से एक जो है पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वहाँ तो सब बना ले जाएंगे, फिर भाई रिजल्ट करने में दिक्कत होगा, है ना, सबका बराबर ही नंबर रहेगा तो रिजल्ट घोषित करने में दिक्कत होता है। तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चन वही है, लेकिन बात उनसे दूसरा खोजते हैं, वो आपको काम करना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? जो सीपीयू है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो सीपीयू होता है उसे अपन क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो मेनली 3 पार्ट में जो है आपका विभाजित है। वैसे छोटे छोटे पार्ट को नहीं गिनना है, मेनली 3 सेगमेंट होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं। एक होता है आपका एएलयू, एक होता है आपका रजिस्टर भी हो जाता है, एक आपका सीयू भी हो जाता है। ये ग्राफिक कार्ड इसका कोई हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एएलयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है आपका किसका? एएलयू का। रजिस्टर क्या है? और चेस भी एक प्रकार का है, इसी प्रकार, सॉरी कैश पढ़ते हैं उसको, है ना। तो ये सब क्या है? ये दोनों मेमोरी है, ठीक है। रजिस्टर और कैश ये फास्ट मेमोरी है, बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है रजिस्टर और कैश। सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट होता है, जो ये मेन पार्ट होते हैं इनके, किसके? सीपीयू के। ये कंट्रोल करने का काम करता है, ये लॉजिक लगाने का काम करता है ना। और ये जो कैश मेमोरी है ना, इनके बारे में भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। जैसे कोई भी चीज़ आप बार बार ब्राउज कर रहे हो तो क्या होता है कि ये कैश मेमोरी जो है उन सब चीज़ों को, उन डाटा को, उन एड्रेस को सेव कर लेता है और आपको जो है प्रोसेस करने का टाइम बचाता है, मतलब फास्ट हो जाता है, क्योंकि उनको पहले से पता है ये देखने, मतलब ये करने वाला है, ठीक है भाई। और इनकी में तो सेव ही रहता है वो डाटा, अगर आप ज़्यादा बार विजिट कर रहे हो सेम चीज़ तो
तो ये कैश मेमोरी जो है चीज़ों को सेव कर लेता है, ठीक है, जो भी हाल में आपने यूज किया है उसे, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतर्धारण की विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध था? 4 समाज सुधारक का यहाँ पे नाम है, इनमें कौन ऐसे थे कि भाई जो है विवाह वगैरह जो है अंतरजातीय भी कराया जा सकता है और इनमें कोई बुराई नहीं, मतलब इनको बढ़ावा देते थे। तो ये थे आपके राजा राम मोहन राय साहब। राजा राम मोहन राय साहब को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। और इन्होंने जो सबसे मेजर काम करवाया है, एक्चुअली किया है ये तो कहना सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो है अंग्रेज का बोलाबाला था और सती प्रथा को जो अंत करवाया 1829 ईस्वी में, है ना, तो उनका नाम था विलियम बेंटिक, है ना, विलियम बेंटिक। ये 1829 ईस्वी में जो एक बहुत ही क्रूर प्रथा था इंडिया में, सती प्रथा, तो इनको समाप्त करवाया था। लेकिन इसमें जो प्रयासरत रहे थे इन चीज़ों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, ये राजा राम मोहन राय का भी अहम योगदान है। राजा राम मोहन राय आपके आत्मीय सभा से जुड़े रहे थे, आत्मीय सभा 1815 की बात है ये। फिर ब्रह्मो समाज, है ना, ब्रह्म समाज, ये आपके आए थे 1828 में। कब आए थे? 1828 में। तो ये दोनों की दोनों बात जो है राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए हैं। बाद में कि वेदांत कॉलेज भी इन्होंने बसाया था, वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने करवाया था, कोलकाता के अंदर ही करवाया था, ठीक है। तो ये जो है आपको राजा राम मोहन राय को इस बातों के लिए ध्यान रखना चाहिए। एनी बेसेंट के बारे में भी बहुत सारे हैं, मैं कितना ही बताऊंगा, है ना, बताना तो पड़ेगा। देखिए 1917 में एनी बेसेंट जो है कांग्रेस में पहली बार अध्यक्षता की, और ये कोई पहली ऐसा मौका था जब कोई महिला के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। लेकिन अगर यहीं पर खंडित करते हुए अगली ही बात बोल रहा हूं कि अगर आपसे कभी पूछे कि कांग्रेस में अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपको सरोजनी नायडू आंसर करना पड़ेगा, और वो ईस्वी होती है 1925। लेकिन खाली महिला पूछे, भारतीय शब्द मेंशन ना किया हो, तो आपको एनी बेसेंट 1917 आंसर करना है। ये इसलिए कि एनी बेसेंट जो है पूर्ण रूप से भारत की नहीं थी, है ना। इनके अलावा जो एनी बेसेंट मैडम है, इनके द्वारा, है ना, आपका जो है थियोसोफिकल जो सोसाइटी है, थियोसोफिकल सोसाइटी, देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी जो है ये 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा यूएसए में स्थापित किया गया। इंडिया में इसे लाने का श्रेय या फिर चलाने का श्रेय जो है एनी बेसेंट को दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले 1882 ईस्वी में मद्रास के अड्यार में, कहाँ पर? मद्रास के अड्यार में अपना जो है एक मुख्यालय खोलते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी का। इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा जो है राजा राम मोहन राय का नहीं बताया क्या? बता तो दिया, अच्छा ठीक है, राजा राम मोहन राय का बता दिए। इसके अलावा एनी बेसेंट का बता दिया। अच्छा, एनी बेसेंट भी एक कॉलेज जो है खोली थी, है ना, एनी बेसेंट भी जो है एक कॉलेज खोली थी। उनका नाम क्या था? जरा एक सेकेंड नाक पे उंगली रखने दो, रुको। उनका क्या नाम था भाई? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, है ना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज उनका नाम था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल लिख लेता हूँ, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ये कहाँ पे थे? बनारस के अंदर, ठीक है। और ये किन्होंने फाउंड किया था? तो एनी बेसेंट ने। इनका ईस्वी पूछा गया था पिछले साल, तो इनका जो ईस्वी होता है ना सेंट्रल हिंदू कॉलेज का, सेंट्रल हिंदू कॉलेज का ईस्वी होता है 2 साल पहले, 1998 में नहीं भाई, 1898 में होगा, 1898 में होगा, 18 से 98 में किए थे फाउंड। बाद में यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है बीएचयू में तब्दील हो गए 1916 में। और बीएचयू के जो फाउंडर है वो महामाना को कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा ये पंडित रमाबाई, ये समाज सुधारक थी, पंडित रमाबाई, जो महिला के जो है हितों के लिए काम करती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने भी एक समाज को बसाया जिनका नाम है आर्य समाज।
और ये आर्य समाज आपके 1875 में आए थे बॉम्बे में, और इन्होंने गो बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे आर्य समाज। और इन्होंने किताब जो लिखे थे उनका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश नाम था, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ब्रह्म समाज मैंने बता दिया था। यहाँ पे एक जो है मिलता जुलता शब्द आपसे अगर पूछे कि आदि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? आदि ब्रह्मा समाज, आदि ब्रह्मा समाज या ब्रह्म समाज है ना, ये थोड़ा सा जो है अंतरा में डिफरेंस हो सकता है। ब्रह्मो कहीं कहीं लिखा रहता है, ब्रह्म भी लिखा, आपको समझना है जी। आदि ब्रह्म समाज ये जो फोन किए थे ना, ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, इन्हें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना है? तो ये था भैया आपके पनामा, ये थे आपके पनामा, है ना। अब ये क्वेश्चन तो फिर नहीं पूछे जाने वाली, क्योंकि ये वन टाइम शॉट है। जैसे आजकल के हिंदी पिक्चर की गाना जब तक रिलीज हुआ तब तक ही चलती है, बाद में कोई नहीं सुनना चाहता, तब तक दूसरा आ जाता है ना, तो वैसा ही है। तो लेकिन इनसे संबंधित जो और ऑप्शन हैं या ऐसे और प्रश्न बन पाते हैं उनको जरूर आप याद रखें। जैसे आपको याद रखना है हाल फिलहाल की भाई जो ब्रिक्स है हमारा संस्था, है ना, ब्रिक्स, अब तो इसमें बहुत सारे देश हो गए, पहले जो 4 से स्टार्ट हुए थे। तो ये जो ब्रिक्स है इनमें 2025 में कौन सी देशों को सदस्यता दिया गया है? तो आप कहेंगे ये इंडोनेशिया को दिया गया है सदस्यता 2025 के अंदर ब्रिक्स में, ठीक है। 2024 में एक साथ 4-5 राज्यों मतलब देशों को दिया गया था। इसके अलावा और भी कुछ याद रखना है, तो जो आसियान है वहाँ की लेटेस्ट सदस्य का नाम याद रखना है। आसियान कैसे लिखा जाता है भाई? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, 1967 में बना था, है ना। और इनमें जो लेटेस्ट सदस्य आए हैं ये आए हैं तिमोर लेस्टे, है ना, तिमोर लेस्टे आया है, तिमोर लेस्टे। तिमोर लेस्टे की राजधानी कहाँ है? आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, है ना। इनके अलावा जो नाटो है, नाटो नाटो जिस पे मामले पे यूक्रेन और रूस भिड़ गए थे, तो ये जो नाटो है इनमें नया सदस्य आया है कौन? स्वीडन। कौन आया है? स्वीडन, स्वीडन, है ना। और स्वीडन की जो क्रमांक होगी वो 32वें सदस्य के रूप में होगा। तो ये कुछ हमारे नए सदस्य जो एंट्री किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी करते हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित बात होगा, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। अनुच्छेद 32 जिसे क्या कहा जाता है? संवैधानिक संवैधानिक अधिकारों का, संवैधानिक उपचारों, माफ कीजिए, उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर इसे संविधान का आत्मा भी कहा गया है, ठीक है। तो इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी करते हैं, तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी इंडिया में? आधुनिक सुप्रीम कोर्ट की कहना पड़ेगा 1950 में, क्योंकि जो प्राचीन सुप्रीम कोर्ट है वो तो 1774 में ही कलकत्ता में स्थापित हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा इसी प्रकार का जो हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं ये आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं, ध्यान रखना है। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट की व्यवस्था करती है ना। और इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपके अधीन रिकॉर्ड न्यायालय होता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय आर्टिकल 129 के अनुसार होता है, इन्हें ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो बताने वाली बात है यानी सुप्रीम कोर्ट होगा, यह आर्टिकल 124 में कहा गया है, तो ये आपने ध्यान रखना है जी। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो जस्टिस हीरालाल कानिया, है ना, जस्टिस हीरालाल कानिया साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस हुए। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन हुई? तो फातिमा बीवी। कौन हुई भैया? फातिमा बीवी। बीवी का स्पेलिंग गलत हुआ है ना, इस प्रकार से लिखा जाएगा, फातिमा बीवी। इसके अलावा जो आपका हाई कोर्ट के अंदर प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हुए, ये कौन है भैया? लीला सेठ, है ना, लीला सेठ, विक्रम सेठ की माता जी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पे पहली बार सिलेक्ट हुई थी, और पहला मौका था जब कोई महिला हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस है, ठीक है, चीफ जज के पद पे है। अब बता दूं जानकारी के लिए कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश का पोस्ट जो है होल्ड नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लैंगिक अंतर सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था? देखिए दिया गया है एक्चुअली होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके जिस समय ये आया था उस समय 2022 का पूछा गया था, लेकिन अब 2022 में क्या रखा है जी, है ना, अब तो 2025 चल रही है ना, तो 2025 का आपको ध्यान रखना है। तो 2025 में लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत को 131वां रैंक दिया गया है। कौन दिया गया है? 131वां रैंक दिया गया है। पहला स्थान पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये लैंगिक अंतर सूचकांक में आइसलैंड पहला स्थान पे है, आइसलैंड, ठीक है। और ये जो कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसको हिंदी में कहते हैं, विश्व आर्थिक मंच इसको जो है हिंदी में कहते हैं। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पे है? यही आप लोग बता दियो भैया, एक क्वेश्चन और, है ना। 118वां जो रैंक देख रहे हैं ये भी इंडिया में किसी चीज़ के लिए तो मिला है, एक सेकेंड, खुशहाली, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, ये आपके खुशहाली जिंदगी के लिए जो है 118वां स्थान दिया है इंडिया को, ठीक है। और ये जो खुशहाली वाला रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? कोई भी बच्चा बता सकते हैं क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास समाधान नेटवर्क, है ना, यूएनडीपी नहीं जी, वो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो एचडीआई इंडेक्स जारी करता है। और ये जो खुशहाली वाला जारी करता है ना, ये आपका करता है यूएनएसडीएसएन, ठीक है ना, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई है। इसके अलावा 115वां रैंक में अपने को कुछ मिला है क्या? अपने को शांति मिला है 115 रुपया के अंदर, अपने को शांति सूचकांक में 115वां स्थान दिया गया है। और शांति वाला जो इंडेक्स है वो जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, है ना, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इस प्रकार से नाम है संस्था का जी। और ये जो 99वां स्थान मिला है ना, ये हमारा मिला है सतत विकास लक्ष्य के अंदर, है ना। और ये सतत विकास लक्ष्य, है ना, कौन जारी करता है? तो ये भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही जारी किया जाता है क्या? एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा इस पे शक है। सतत विकास लक्ष्य जो है ये आपके वर्ल्ड सतत विकास लक्ष्य, माफ कीजिए, सतत विकास लक्ष्य भी जो है ये आपका यही जारी करता है। कौन? ये वाला संस्था यूएनएसडीएसएन, जिसका फुल फॉर्म होता है सतत विकास समाधान नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका सतत विकास लक्ष्य और खुशहाली, ये दोनों जो है आपका यही जारी करते हैं। और जो आपका लैंगिक वाला है ये WEF जारी करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करते हैं। और खुशहाली वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक HDI इंडेक्स होता है, काफ़ी पॉपुलर होता है। तो जो HDI होता है ना, ये जारी करते हैं UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इंडिया को 2025 में जो है HDI रैंक में कौन सा स्थान मिला है? आप लोगों से तो पूछ ही सकता हूँ जी, कई बार बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में वेदांत कॉलेज, अभी बात करा मैंने, वेदांत कॉलेज का जो फाउंडर है राजा राम मोहन राय को, जहाँ पे मैंने बताया वहीं से ये आपने इसे कवर करना है जी। बाद बाकी इनके बारे में सारा बात बता ही दिया था। जोनाथन डंकन जो है बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाए। मदन मोहन मालवीय, अभी मैंने बताया कि भाई BHU के संस्थापक में इनका नाम आता है, लेकिन BHU का जो ओरिजिन है वो सेंट्रल हिंदू कॉलेज है जो एनी बेसेंट जी 1898 में स्थापित करवाई थी बनारस में। बाल गंगाधर तिलक भी कॉलेज के नाम से, इन्हें भी जोड़िए, है ना, बहुत बड़े महान हस्ती हैं। तो इन जो है जो पूना के अंदर फर्ग्यूसन कॉलेज है तो उनके संस्थापक में इनका भी नाम शामिल होता है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे राजा राम मोहन राय आंसर हो जाएगा जी आपका वेदांत कॉलेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का परिवार ग्रहण किया है? नहीं जी, पदभार, है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पदभार, क्या पे भैया? पदभार, पदभार या चार्ज, ठीक है। तो इन्होंने जो है, कौन है भाई? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब कैग, CAG, है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये है आपका B नंबर, संजय मूर्ति साहब। ये कैग की जो नियुक्ति होती है ये आर्टिकल 148 के अनुसार कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। जो कैग की पावर है ये आर्टिकल 149 में दर्शाया गया है ना। लोक लेखा समिति की प्रतिवेदनाओं की जांच यही कैग साहब करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति साहब को सौंपते हैं,
ठीक है। इनके अलावा लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो 3-4 क्वेश्चन पूछा हूँ, जो इंटरेस्टेड है और जिनको लगे कि भाई इनमें पैसा नहीं लगता और मेरे फायदे के लिए है तो ही कमेंट करना भाई, है ना। इनके अलावा जो ये आपका संजय मल्होत्रा है, ये आपके कौन है भाई, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा साहब, ठीक है। संजय लीला भंसाली जो है ये पिक्चर मतलब बॉलीवुड से जुड़ी हुई कैरेक्टर है। कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो हम एक्चुअली कंप्यूटर को गुमराह करने के लिए यूज करते हैं। इससे क्या होता है ना, डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम की कैपेसिटी को बढ़ाना, एक प्रकार का डुप्लीकेट रैम क्रिएट कर देते हैं हम लोग वर्चुअल मेमोरी को इस्तेमाल करके। और डुप्लीकेट रैम क्रिएट करने की मकसद क्या होती है, अर्थात वर्चुअल मेमोरी का उपयोग का उद्देश्य क्या होता है कि भाई अगर आपके सिस्टम में जितने ज़्यादा रैम रहेगा, जैसे मैंने ये लैपटॉप लिया है ये 8512 है, अगर मैं इसे 16 वाला रैम वाला लेता तो हो सकता है कि इसकी 2.5 गुना प्राइस हो, ठीक है भाई। तो रैम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रोसेस करने के लिए, काफ़ी जो है ये अच्छा है। तो भैया ये जो रैम का मतलब डिस्क स्पेस का उपयोग करके रैम की कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है एक ही टाइम में आप मल्टीपल प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। अगर आपके पास रैम ज़्यादा है तो इसकी क्या बहुत बड़ी फायदा होती है, मल्टीपल प्रोग्राम चलेगा बिना हैंग किए हुए एट अ टाइम, है ना। तो वर्चुअल मेमोरी का भी यूज इसीलिए किया जाता है कि भाई सिस्टम को समझ में आता है कि रैम बढ़ गया है तो बहुत सारे प्रोग्राम आप जो है आराम से चला सकते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है, 63 देशों का मूल्यांकन किया गया है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 के अंदर। बाद बाकी अभी इंडेक्स वाला क्वेश्चन पढ़ाया 4 को, काफी इंपोर्टेंट है। गुप्तोत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, भुक्ति। तो भुक्ति शब्द का जो प्रयोग है ये प्रांतों के लिए किया गया था, किसके लिए, प्रांतों के लिए किया गया था गुप्तोत्तर काल में। अच्छा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, श्रीगुप्ता, है ना। श्रीगुप्ता जो है गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय को किन्होंने फाउंड किया था, चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम जो है नालंदा विश्वविद्यालय को फाउंड किए थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये आज हमने कुछ यहाँ पे जाना है इस प्रश्न के माध्यम से। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए। जय माता दी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करके व्हाट्सएप पे जाए, वहां से आप कंटेंट को एक छोटी सी फी अदा करके बाय करके अपने जर्नी को डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।